गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में प्रथम ब्रिटिश वायसरॉय तथा 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, लॉर्ड कैनिंग का जो समय था वह 1856 से 1862 के मध्य था, और अगर माना जाए तो क्रांति के समय भी और क्रांति के तत्पश्चात भी ये भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा जब 1858 में एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट नाम से एक अधिनियम को पारित किया गया, जिसके आधार पर 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा के रूप में इसे जारी करने हेतु इलाहाबाद दरबार का जो आयोजन हुआ वो इन्हीं के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस इलाहाबाद दरबार के आयोजन में जो प्रावधान या प्रस्ताव पारित किए गए उनके अनुसार भारत में अब कंपनी का शासन समाप्त होना था तथा भविष्य में अब भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली जानी थी। मेरे साथियों, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था, वो जो लगभग 200 सालों से भी यानी 250 सालों से जो कंपनी भारत में विराजमान थी, उनका जो शासन संचालित हो रहा था, जो लगभग 100 वर्ष पहले 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जो कंपनी ट्रेड से अर्थात व्यापार वाणिज्य से जैसे ही वो पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति में प्रवेश करती है, उसके लगभग एक शताब्दी बाद अब भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारतीय शासन की बागडोर अब सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में इसी लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद घोषणा में की गई थी। साथियों, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसरॉय भी कहलाने लगा। साथियों, यदि वो भारतीय ब्रिटिश प्रशासक के रूप में कार्य करेगा या करता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था, और यदि वह सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाता था या निभाएगा तो अब वह वायसरॉय कहलाएगा। भारतीय प्रशासन के और अधिक बेहतर संचालन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर लंदन में भारत मंत्री या भारत सचिव नाम से एक नवीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री की या उसके पद की शुरुआत होती है, और उसकी सहायता के लिए साथियों एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसका वेतनमान, जिसके वेतन भत्ते सुविधाएं वो भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान था। और अगर इनके वेतन तथा भत्तों का भार भारतीय राजकोष पर हम बात करें तो वे 1919 तक यही व्यवस्था यही प्रावधान रहा। 1919 के भारत परिषद अधिनियम चार्टर अधिनियम जो था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था, उसमें फिर इनके वेतन तथा भत्तों का भार भारतीय राजकोष से परिवर्तित किया गया और उसके बाद वो ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान रखा गया, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। वरना तो मंत्री वो ब्रिटिश था, लेकिन उसका वेतन, उसके भत्ते सब वो भारतीय राजकोष पर रहे। देसी राजा महाराजाओं के क्षेत्राधिकार में साथियों अब हस्तक्षेप करने की नीति तथा हड़प नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई। ये अब तुष्टीकरण का एक नया दौर था, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था उसमें जो अंग्रेजों को भारतीयों के द्वारा जितना क्षति और नुकसान पहुंचाया गया, उसके भय से, उनके डर से या उससे थोड़ा भारतीयों को यानी उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, चूँकि वो बहुत चालाक थे, वो डाइवर्ट करना चाहते थे इस मुद्दे से, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप और हड़प नीति को त्यागने की घोषणा की। यद्यपि उनका जो ध्येय था वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को और अधिक सुरक्षित करना ही था। भारतीय कानून की दंड संहिताओं का अंतिम रूप से प्रकाशन भी इन्हीं के समय में हुआ साथियों, और हमने सुना है इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 में, जिसका लेखन लॉर्ड मैकॉले ने किया था। सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर
1859 में भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता जिसको बोलते हैं साथियों, और इसी तरह से सीआरपीसी द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1861 में इसी समय साथियों इनको भी लागू किया गया। इन्हीं के समय विशेष थे बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक स्थान पर या गांव में 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में एक नील विद्रोह हुआ। साथियों, हम जानते थे कि नील की खेती भारतीय किसानों के लिए एक अभिशाप के समान थी, क्योंकि उन्हें बाध्य किया जाता था। जब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रंगों का विकास नहीं हुआ था, तो उससे पहले नील द्वारा ही कलर की दुनिया का संपूर्ण बाजार और प्रक्रियाएं चलती थी। नील की खेती से जहां एक और भूमि बंजर होती थी, वहीं सस्ती रेट पर, सस्ती दरों पर उसको बेचने हेतु किसानों को बाध्य किया जाता था। नील के जो बड़े, जिनको ठेकेदार बोलते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, वो किसानों को बाध्य करते थे, यहाँ से उसे विदेश भेजते थे। और नील की खेती के लिए कहा जाता है कि इसकी बाध्यता से इतना नुकसान हुआ भारतीय किसानों को कि उन्हें खाद्यान्न फसलें तक अंग्रेज़ों से या यूरोप से मंगानी पड़ती थी। यह दोहरी मार थी साथियों। और एक तिनकठिया पद्धति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें लगभग 3 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। साथियों, विद्रोह को गति देने हेतु 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नामक एक नाटक का लेखन किया गया, जिसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण था, बहुत ही प्रेरणा देता था वो नील विद्रोहियों को। और साथियों, इस नील दर्पण नामक नाटक का जो प्रकाशन हुआ वो 1860 में ढाका से हुआ। इस तरह के सवाल भी साथियों आपसे पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं। और नील आंदोलन को और अधिक गति देने में जो सहयोग दिया वो हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रकाशित हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र था, जो 1853 में साथियों प्रकाशित हुआ। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित व संपादित ये पहला समाचार पत्र था। नील आंदोलन की समाप्ति 1860 में सिटोनकार की अध्यक्षता वाले नील आयोग की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था उसकी सिफारिशों के आधार पर हुआ। भारत की प्रथम समाचार पत्र एजेंसी राइटर की स्थापना 1860 में इन्हीं के समय हुई। साथियों, 1861 में भारत परिषद अधिनियम के आधार पर भारतीय शासन में पहली बार विभागीय मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते थे, की शुरुआत भी इसी समय हुई। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अब ब्रिटिश प्रशासन विभागीय प्रणाली यानी डिपार्टमेंट्स के आधार पर, उनके मंत्रियों के आधार पर संचालित होने लगा। 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट पारित हुआ, जिसके अनुसार कांस्टेबल प्रणाली की शुरुआत हुई तथा जिला पुलिस कलेक्टर के अधीन उसे घोषित किया गया। साथियों, जैसा कि आप कई बार जानते हैं कि आज भी हमारे देश में कई कानून 1861 के आधार पर पुलिस में लागू हैं, और कई लोग जो पुलिस सुधारों की बात करते हैं वो 1861 में ब्रिटिश मेंटेलिटी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए जो पुलिस सिस्टम आया था, डंडा पुलिस जिसको बोलते थे, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट द्वारा साथियों आईसीएस को अब वैधानिक मान्यता मिली। इंडियन सिविल सर्विस यानी बहुत ही भद्र, इस्पात की चौखट कहलाने वाली ये सेवा, जिसे आजकल आईएएस सेवा हम बोलते हैं। और साथियों, इसे वैधानिकता इसी समय मिलती है। यद्यपि आईसीएस पद की शुरुआत 1858 के अधिनियम में शामिल थी। और 1860 में प्रथम बार इनकम टैक्स, आयकर की शुरुआत भी साथियों इसी समय से होती है। 1860 में ही ब्रिटिश व्यापारी सर जेम्स विल्सन के निर्देशन में प्रथम भारतीय बजट की शुरुआत भी इसी समय से हुई। यानी वो एक ब्रिटिश व्यापारी थे और पहली बार इनकम टैक्स इसी समय से शुरू होता है। और भारतीय बजट की शुरुआत भी इसी समय से साथियों होने लगती है। 1861 के हाई कोर्ट अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा 1862 में क्रम से 3 भारतीय उच्च न्यायालयों की स्थापना इसी समय हुई, जिसमें कलकत्ता, बंबई और मद्रास साथियों महत्वपूर्ण थे। साथियों, इनके बाद जो गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय जो यहाँ आए थे, उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। ये 1862
से 1863 के मध्य था और भारत में रहते हुए इनकी मृत्यु धर्मशाला में हो जाती है। साथियों, ये एक सवाल आपसे बनता है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, और हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2 प्रशासनिक राजधानियों के केंद्र हैं, एक शिमला और एक धर्मशाला। यानी ग्रीष्म अवकाश में उनकी हम राजधानी शिमला रहती है और शीतकाल में वो अपने प्रशासनिक केंद्र को धर्मशाला में शिफ्ट कर देते हैं। साथियों, सर जॉन लॉरेंस अगला वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल थे। 1863 से 69 इनका समय था। कलकत्ता के साथ शिमला को द्वितीय राजधानी इन्होंने ही घोषित किया था। साथियों, यद्यपि इसके पूर्व 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा शिमला को एक सैनिक मुख्यालय घोषित किया गया था। अब शिमला एक हिल स्टेशन के रूप में बहुत डेवलप हुआ और बाद में यहाँ वॉइसरॉय रिजेंसी नाम से एक बिल्डिंग बनी और जो भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान के रूप में बाद में विकसित हुआ। 1866 में उड़ीसा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में, 1868-69 में राजपूताना में बहुत ही भीषण त्रिकाल की परिस्थितियों से निपटने हेतु हेनरी कैंपबेल अकाल आयोग का गठन हुआ इनके समय में, जिनकी बहुत सारी सिफारिशें अकाल के समय में क्या होनी चाहिए, सरकार की भूमिका कैसी होनी चाहिए, हमें मिलती है। यद्यपि ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से सिफारिशें थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयोग था अकाल के लिए। साथियों, समुद्र द्वारा 1865 में यूरोप एवं भारत के मध्य तार सेवा यानी टेलीग्राम की शुरुआत भी इसी समय से हुई। साथियों, अब हम जैसे अगला जो हमारा गवर्नर जनरल था या वॉइसरॉय था वो लॉर्ड मेयो था। साथियों, अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो का जो समय था 1869 से 1872 था। भारत में प्रथम बार 1872 में जनगणना की शुरुआत साथियों इसी के समय, इन्हीं के समय हुई थी। 1870 में प्रथम बार प्रांतीय शासन को जन कल्याण से जोड़ने या जुड़े विषयों के संचालन हेतु धन का आवंटन करने के कारण वित्तीय विकेंद्रीकरण भी इसी समय से शुरू होता है। तो साथियों, इस देश में जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई वो इसी समय से होती है। साथ ही भारत में स्थानीय शासन, स्वशासन, लोकल गवर्नेंस की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। यद्यपि इसके वास्तविक जनक जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। 1872 में सभी प्रेसिडेंसी शहरों में नगर बोर्डों तथा नगर पालिकाओं की स्थापना भी इसी समय होती है, इनकी घोषणा इसी समय होती है। और भारत का इस रूप में प्रथम नगर निगम 1867 में मद्रास सिटी का था, द्वितीय नगर निगम बम्बई था, तृतीय नगर निगम साथियों कलकत्ता था। 1872 में एक अफगान युवक शेर खान पठान द्वारा एक चीते की साहस जैसी भूमिका में, जबकि लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार द्वीप यानी पोर्ट ब्लेयर गए हुए थे, जेल का निरीक्षण कर रहे थे, उस काले पानी की जेल का, तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने चीते की तरह, शेर की तरह दहाड़ कर और अपने पंजों से उसके ऊपर वार किया और साथियों उन्हें वहीं चित कर दिया, वहीं उन्हें घायल कर दिया और अंततः पोर्ट ब्लेयर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, तो लॉर्ड मेयो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनके गवर्नर जनरल थे, वॉइसरॉय थे। साथियों, इनके समय में दूसरा जिसे द्वितीय अजमेर शाही दरबार बोलते हैं का आयोजन होता है और उसमें जो उन्होंने जो प्रयास किए, उन्होंने जो मैसेज दिया, उस मैसेज के आधार पर बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में अजमेर में मेयो स्कूल, मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। यानी शाही और राजघरानाओं के जो राजकुमार थे, जो बच्चे थे, उनको आधुनिक वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा के लिए। तो इस तरह साथियों हमने आज कुछ गवर्नर जनरल्स यानी वॉइसरॉय की बातें की और आप जहाँ भी आपको जैसा भी आपको सामग्री मिले इसे और व्यवस्थित करना है और अच्छे से पढ़ना है। साथियों, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।